अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा सूरत हाल है, मैं चाहूँगा सबसे पहले हम उस पर बात करें। आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान पहुँचेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। कुछ ख़ुसूसी हिदायत उनको दी गई हैं और कहा जा रहा है कि जो एक मुआहिदा होने जा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस सिलसिले में ये इंतहाई अहमियत की एक मुलाकात है। और शायद इसके बाद जो कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल भी दोबारा शायद ईरान जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, उसकी भरपूर कोशिश है और कई दौरे इस सिलसिले में हो चुके हैं। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब की कई मुलाकातें हैं, फील्ड मार्शल साहब वहाँ जा चुके हैं और ये पैगामात एक हद तक पहुँचाए जाते हैं वहाँ से, फिर कुछ पैगामात लिए जाते हैं, उनको अमेरिका पहुँचाया जाता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बड़ी हद तक गो के वो जंग की बात करते हैं, जंग दोबारा शुरू करने की बात करते हैं। इक्का दुक्का वाक़यात भी हमने देखे जहाँ पर और मुसलसल देख रहे हैं जहाँ पर छोटे मोटे हमले अमेरिका की तरफ से और फिर जवाबी हमले ईरान की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर एक सीज़ फायर है, एक जंग बंदी है इस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी इसी हवाले से है, चाहे उनका हालिया बयान देख लिया जाए जहाँ पर वो ये फरमा रहे हैं कि 21 से 22% मिसाइल्स बाकी हैं ईरान के पास और मुआहदे के सिवा उनके पास अब कोई चारा नहीं है। लेकिन मुश्तबा ख़ामनेई साहब का जो एक बयान है वो ख़ासा सिग्निफिकेंट है और वो ये है कि ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक जो मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब है वो अब हकीकत बन चुका है। यानी कि वो कह रहे हैं कि ईरान एक ताकत के तौर पर उभरा है और दुनिया अब उसे तस्लीम कर रही है और किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ईरान कोई समझौता बज़ाहिर लगता नहीं है कि करेगा। वो अपनी टर्म्स पर कोई भी डील या कोई भी इस वक्त मामले पर दस्तखत ज़रूर करेगा। लेकिन ये एक पूरी की पूरी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त अगर हम देखें कि इसराइली फ़ोर्स जो है उसके जो हमले हैं लेबनान पर और वो उसी तरीके से जारी हैं, वहाँ पर वो सारा का सारा सिलसिला वो उसी तरह से चला रहे हैं। और इस वक्त ट्रंप एक अपने तय एक अपनी ख्वाहिश रखते हैं और अब देखना ये है कि अब ये दौरा मोहसिन नकवी साहब का कितना फ्रूटफुल होता है और कब जाकर हतमी तौर पर कोई डील इस सारे मामले में हमें होती हुई नज़र आती है। मैं चाहूँगा तफसील से इस पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर यासिर मसूद साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शराज हसनात साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनलिस्ट इज़ विद अस। जुल्फ़कार राहत साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए एक और कोशिश, एक और दौरा, एक और मुलाकात, कई अदवार हो चुके, कई मुलाकातें हो चुकी, दोबारा से एक कोशिश की जाएगी। हर एक दौरे से एक उम्मीद जागती है लेकिन वो हतमी तौर पर अब तक किसी माहदे की जानिब मामलात नहीं बढ़ पाए। कभी लगता है कि शायद दोबारा फुल फ्लेज वॉर की तरफ चले जाएंगे, कोई माहदा होगा ही नहीं। कभी फिर उम्मीद जागती है कि नहीं, शायद माहदा हो जाए। इस वक्त कहाँ खड़े हैं हम? हाउ डू यू रीड द सिचुएशन? जी शुक्रिया अरसलान। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम वहीं खड़े हैं जो हम अप्रैल के महीने में खड़े थे। मसला कुछ और है। असल में ये जितने भी हमने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की हैं पाकिस्तान ने, ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, नोबडी कैन टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जो जड़ है ना मसले की वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखें इस पैटर्न को जरा चेक करें कि जब भी एक डील बहुत करीब पहुंचती है जी। तो उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई थोड़ी बहुत जो है उसमें मजीद ड्राफ्ट में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये जानबूझ के हो रहा है। अदरवाइज तो राइट। अगर आप देखें जब अप्रैल में जेडी वेंस आए थे तो डील तो उस वक्त भी हो जानी चाहिए थी। बहुत सारी चीजों पे एग्रीड हो गए थे, लेकिन ये है कि उस वक्त नहीं हुई और उसके बाद भी नहीं हुई। असल मामला ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आपस में मिले हुए हैं और उससे पहले पहले डील करने से पहले पहले उनका टारगेट ये है इसराइल का कि जितना वो इलाका लेबनान का हड़प कर सकते हैं उससे पहले पहले जल्दी जल्दी वो कर लें। राइट। याद रहे कि ये जंग इसराइल नहीं हार रहा, ये जंग अमेरिका हार रहा है। और अमेरिका सिर्फ अपने मुल्क में भी हार रहा है, इसको इस रीजन के में भी हार रहा है। और जो सबसे बड़ी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है इसराइल की, अगर आप देखें, हम ये तजिया करते हैं कि इसराइल चाहता है कि ये जंग ना रुके। इसराइल क्यों चाहता है कि ये जंग ना रुके? एक वजह बड़ी ये है कि वो ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। लेकिन अगर आप डीपर एनालिसिस देखें वो इससे भी
ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि इसराइल जानबूझ के वेस्ट एशिया में एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहता है। वो वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा? वो इस तरह क्रिएट होगा कि जितना ये ड्रैग होगा अमेरिका इस वॉर के अंदर, अमेरिका के रिसोर्सेस इससे हड़प हो रहे हैं, अमेरिका की बदनामी हो रही है, ईरान जो है वो ऑलरेडी ये जंग जीत चुका है, तो वो जो एक हेजेमोन का कॉन्सेप्ट है वो भी अमेरिका के हाथ से जा रहा है। $39 ट्रिलियन इस वक्त डेट है अमेरिका के ऊपर, और उसका $1 ट्रिलियन हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है। आप अंदाजा करें कि कितने बड़े रिसोर्सेज अमेरिका के यहाँ खराब हो रहे हैं। यही इसराइल चाहता है, क्योंकि जब अमेरिका यहां से निकलेगा, इसराइल चाहता है कि वो इस वैक्यूम को फिल करे। तो अगर हम कहते हैं कि ईरान ईरान के हक में है ये, अगर जितना ये ड्रैग करेगा इवन इसराइल या अमेरिका मजीद इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा, ईरान उससे कमजोर नहीं हो रहा, ईरान मजीद ताकतवर हो रहा है। इस थोड़े अरसे के दौरान मैं आपको एक मिसाल देता हूं, $14 बिलियन का ऑयल जो है वो ईरान ने बेच दिया है, और $10 बिलियन ईरान का सालाना बजट है, जो कि अमेरिका ने खामोशी से अलाउ किया, क्योंकि अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर 2 मेजर कॉरिडोर्स का हिस्सा बन रहा है इस वक्त ईरान, एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो रशिया से लेके इंडिया तक आएगा, और अरेबियन सी में ईरान उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यूरोप का शॉर्टेस्ट रूट अगर बनता है न्यू रीजनल ऑर्डर में एशिया की तरफ, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। तो किसी भी सूरत में ईरान जो है वो हार नहीं रहा, वो जीत गया है, और जितना ये इसको डिले करेंगे उतना ईरान मजबूत होगा। आखिरी बात मैं करना चाहूंगा जी प्लीज। कि हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और टाइम बहुत कम है। मेरी असेसमेंट ये है कि अगले 15-20 दिन में मैक्सिमम कोई ना कोई डील हो जाएगी। 14 जून को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे है, शायद उस दिन पे कोई वो एक गिफ्ट अपने अवाम के लिए या इसको एक विक्ट्री पोर्ट्रे करके शायद वो डील कर लेंगे। मेरी असेसमेंट ये है कि ये हो राइट, और ये जाएगी। सब कोशिश तो वो ज़ाहिर है पोर्ट्रे फ्रॉम डे वन वो कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं हमने ख़त्म कर दिया ईरान की तमाम तर सलाहियतों को, कभी वो क्या बयानात देते हैं, बट रियलिटी क्या है और किस हद तक उनका ये पूरा का पूरा बयानिया बिक रहा है, या दुनिया बाय कर रही है, या एटलीस्ट अमेरिका में मौजूद लोग या उनके अपने वोटर सपोर्टर बाय कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन एंड दैट रिमेन्स देयर। शराज हसनात साहब, योर टेक ऑन दिस होल सिचुएशन, किस तरफ जाता हुआ आप इस मामले को देख रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब फिर तेहरान जा रहे हैं, इज़ बिकम अ की फिगर इस पूरे मामले में देखा जाए। मल्टीपल विजिट्स हैं उनके, मल्टीपल मुलाकातें हैं, और वो हमेशा पहले जाते हैं अब तक जो एक पैटर्न रहा है, और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाते हैं। माजी में हमने इसी तरह देखा या उनकी मुलाकात होती। इसी तरह का कुछ आप दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शराज साहब, कांट हेयर यू। थैंक यू वेरी मच इस्लाम साहब। दो गुजारिशात। पहला तो ये कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट फील्ड मार्शल इज एक्चुअली द रियल पर्सन. मोहसिन नकवी साहब is just a messenger who is just conveying his message to the other side and then taking the message and passing on to him. Then the message is going through onwards to the America as well. तो मोहसिन साहब वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट सारा का सारा जो इंटरेक्शन है और सारा का सारा जो डील फाइनलाइज होने की तरफ जा रही है, दैट इज थ्रू द फील्ड मार्शल, नंबर वन. एंड डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. जो ऑयल से रेलिवेंट सिचुएशन है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एस्केलेशन के और वार के इनिशियल वीक्स में ईरान ने अप्रोक्सीमेटली कोई 13 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वो सप्लाई किया, विच वाज क्वाइट अ बिग क्वांटिटी. मगर उसके बाद जब से ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज अमेरिका ने की हुई है, तो उनका जो मैक्सिमम सप्लाई ऑफ ऑयल है, और ये जजीरा की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो 300,000 बैरल के करीब है, विच इज वेरी लेस एंड वेरी लो. ईरान के पास भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है टू स्टोर ऑयल, एंड एवरीवन नोस के उसके पास अब चूंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं निकल रही, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की एक साइड पे जहां पे ईरान नहीं जाने दे रहा, वहां दूसरी साइड पे अगर कोई निकल भी जाता है विद द कंसेंट ऑफ ईरानियंस, विदाउट द कंसेंट ऑफ अमेरिकन, तो अमेरिकन उसको आगे नहीं जाने दे रहे, और अमेरिकन वेरी बेड़े ने अच्छा खासा उसको सारा ब्लॉकेज किया हुआ है. अब दूसरी तीसरी चीज की तरफ आते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह ईरान ने अपनी पावर को इस वक्त इस पर्टिकुलरली गल्फ रीजन के अंदर प्रूव किया है,
और साबित किया है, जो एक बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि प्रॉब्ली वो शायद कुछ दिन भी इन हमलों को सह नहीं सकेगा, तो वो तो एक चीज बिल्कुल गलत साबित हो गई और चीज मंजर यहाँ पे आ गई कि ईरान वाकई में एक स्ट्रेटेजिक पावर है, एक रिसोर्सफुल है, उसके पास इतने वेपन्स हैं कि वो स्टैंड कर सकता है। बदकिस्मती ये हुई कि अमेरिका ने, जो लोग काफी हद तक ईरान के प्रो मेन लीडरशिप थी, जो यूरेनियम के हवाले से वही स्टांस रखते थे जो अमेरिका का था, उन सबको शहीद कर दिया गया। और जो मेन टीयर की लीडरशिप थी वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। इनफैक्ट टीयर 2 के कुछ लीडरशिप और टीयर 3 की लीडरशिप अब एग्जिस्ट कर रही है, जिनका अपना स्टांस है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ईरान में जो असल पावर है वो आईआरजीसी है, और आईआरजीसी को हेड करते हैं नए सुप्रीम लीडर, जिनकी इजाजत और जिनकी अप्रूवल से हर चीज जाती है। और जो मैकेनिज्म है उसमें एक मैसेज सुप्रीम लीडर तक जाने के लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो बेसिक डिले आया वो इसी वजह से था कि जब भी किसी एक चीज पे कोई बात पे सारे इकट्ठे होते थे तो वो मैसेज कन्वे करने में और उसका वापस रिप्लाई आने में ये 5 से 6 दिन लग जाते थे, जिसके बाद सूरत अक्सर चेंज हो जाती थी। मैं डॉक्टर साहब इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसराइल ये जंग नहीं हार रहा और वो लिबनान पे जिस तरह कब्जा कर रहा है और जो सूरत हाल आ रही है, ये जंग एक्चुअली इट्स अ लॉस फॉर अमेरिका। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब अमेरिका भी थक चुका है और ईरान भी थक चुका है, और दोनों ही विन विन सिचुएशन चाह रहे हैं। सिर्फ 2 चीजों पे मामला फंसे हुए। नंबर 1, दैट इज ईरान चाहता है कि यूरेनियम के ऊपर उसकी कंडीशंस को माना जाए, जिसमें वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम देना चाह रहा है कि उसके उसके बाद वो यूरेनियम को यूटिलाइज कर सकेगा, और वो किसी थर्ड कंट्री को यूरेनियम देने पे तैयार नहीं, जिसपे अमेरिका एग्री नहीं है। दूसरा, ईरान राइट। चाहता है कि जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए तो कंडीशनली जो उसके एसेट्स हैं, विच आई गेस ओवर $10 बिलियन, शायद ज्यादा ही हो उससे, तो ज़्यादा है उसको जी। फौरन उसकी कंडीशंस तय की जाएं, और वो कंडीशंस के तहत पहला स्टेप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का, और आहिस्ता आहिस्ता उनको वो डिलीवर कर दी जाए, जिस पे भी अमेरिका एग्री नहीं हो रहा। तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसपे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और मैसेज कन्वे कर रहे हैं। लास्टली, मेरा ये ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल में जो ट्रंप के लिए सिचुएशन है, खासतौर पे जो उनकी पार्लियामेंट ने भी ट्रंप के पावर्स को रिस्ट्रेन कर दिया है, तो उनके लिए भी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ रही हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके साथ साथ जो उनकी मिडल ईस्ट और गल्फ में स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, जिस तरह अटैक्स किए गए यूएई के ऊपर, सऊदीया के ऊपर, ईरान, कुवैत, बहरीन और बाकी सब के ऊपर, वो प्रूव कर रहे हैं कि जहां जहां पे अमेरिकन अड्डे मौजूद थे, ईरान अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सका, मगर उसने ना सिर्फ इसराइल के गोल्डन डोम को डैमेज किया, बल्कि उसने जो जितने भी अमेरिकन एसेट्स इस रीजन में मौजूद थे उनको भी डैमेज किया। और रिसेंट हमने कुवैत वाला एग्जांपल भी उसका देखा। जुल्फ़िकार राहत साहब, जो बयान का जिक्र मैंने आगाज़ में किया, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई साहब ने जो बयान दिया है कि ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक जो मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब था वो हकीकत बन चुका है, यानी कि ईरान इज़ पावरफुल नाउ। इस उनके बयानात गो के उन जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसको रिस्पॉन्ड उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। मुश्तबा ख़ामनेई साहब के बयानात ज़ाहिर है सुप्रीम लीडर हैं, बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं तो उनमें यकीनन वज़न होता है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? इस्लाम खालिद भाई, ये बात तो अब मेरा ख्याल है इस पे बहस होनी नहीं चाहिए कि जंग जीता कौन है और जंग हारा कौन है। पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि ये जंग ईरान जीत चुका है और अमेरिका हार चुका है। और ये बात अमेरिका खुद भी तस्लीम कर रहा है और अमेरिका के बच्चे बच्चे को इस बात की रियलाइजेशन है। और ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि ईरान एक नई ताकत बनकर उभरा है पूरी दुनिया में ना, और लोगों ने ईरान के एक नए रोल को एक्सेप्ट भी किया है। अब देखना यह है कि इस जंग के बारे में जो मुख्तलिफ क्यासराइयाँ हो रही हैं कि जी चलेगी नहीं चलेगी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जंग खत्म हो चुकी, जिसका जो हिस्सा बनता था वो ले चुका। अब तो इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, छोटी मोटी चीजें आएंगी, और ड्राफ्टिंग में जितने देर दिन लग जाए, एक आधा पॉइंट रह गया है वो फाइनल होगा और ये दस्तखत हो जाएगा। और इसकी कई वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि ट्रंप साहब रियलाइज कर चुके हैं कि इस जंग में आना उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, और अब उसको वापसी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के टॉप के थिंक टैंक्स उसको एडवाइस कर चुके, उसका उस्ताद आर्टिकल लिख के उसको ट्रंप को एडवाइस कर चुका कि अगर शिकस्त तस्लीम करके भी निकलना पड़े तो निकल जाओ। वहां 18 एजेंसीज ने दोबारा से उसको रिकमेंड किया, दोबारा रिपोर्टिंग की और ट्रंप को कहा कि यहां से निकल जाए।
पहले भी उसको रोका गया, लेकिन जंग के बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसका बहुत ही गलत फैसला था। उसने ईरान को असेस ठीक तरीके से नहीं किया, ईरानी कौम को सही स्टडी नहीं किया, वाक़या करबला को कभी उसने शायद पढ़ा नहीं। ये वो बातें जो पहले उसको समझाई गई थी, इस कौम के बारे में, ईरान के बारे में, ईरान की हिस्ट्री के बारे में, उसकी जो ताकत थी, टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में भी पहली दफ़ा साबित हुआ कि उनकी तमाम रिपोर्टें, तमाम असेसमेंट गलत निकली। बुनियादी राइट। तौर पे ये जो सारी जंग थी, इसमें 40 साल कोशिश की इसराइल ने कि उनको एक ऐसा कोई नालायक और एक डफर किस्म का प्रेसिडेंट मिल जाए, और वो प्रेसिडेंट मिल गया जो ईरान के ऊपर अटैक करने पर राजी हो गया। 100 साल की पूरी तैयारी थी इसराइल की, ग्रेटर इसराइल का प्लान था। जाहिर है कोई एवं चुप करके ट्रंप साहब वहां पे निकल के को हमला करने नहीं आ गए, पूरी इसकी प्लान थी। और उसको ट्रंप को राजी करने के लिए जहां पे ट्रंप के से वादा लिया गया, जहां पे बिलियंस डॉलर की उसको सपोर्ट दी गई, उसकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमाम यहूदियों ने उससे वादा लिया, उसके साथ साथ एप्स्टीन फाइल और पता नहीं क्या क्या तरद्दद करके, ब्लैकमेल करके उसको इस दिन के लिए तैयार किया गया। ऑल राइट। लेकिन जब ट्रंप साहब आ गए और अरसलान साहब, उसके बाद जो सिचुएशन है, अब सुप्रीम कमांडर कहें या ना कहें, पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी। अब ट्रंप साहब का वापसी का सफर है, और ट्रंप साहब को एक विक्ट्री, एक कप चाहिए बहुत बड़ा विक्ट्री का। ईरान एक आइडियोलॉजी के ऊपर खड़ी कौम है, उनको भी विक्ट्री चाहिए और उनको भी उसी साइज का कप चाहिए। और पाकिस्तान के जुम्मे लग गया कि सालसी में आपने 2 कप बनाने हैं और साइज किसी का 1 इंच भी छोटा ना हो। ईरानी कौम किसी सूरत में ये तस्लीम नहीं कर सकती, उनका आखिरी बच्चा भी शहीद हो जाएगा कि वो ये तस्लीम करें कि वो हारे हैं, ये हो नहीं सकता। अमेरिकन को हर सूरत में विक्ट्री चाहिए ट्रंप को, और पाकिस्तान वो कप बना रहा है, और मोहसिन नकवी साहब ने कप बना रहे हैं, कोई और साहब बना रहे हैं, और वो कप जब बन जाएंगे बराबर बराबर और फेस सेविंग मिल जाएगी, ये चले जाएंगे। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ट्रंप साहब के पीछे जो अमेरिका में कटे खुले हुए हैं, एक तो नो किंग एक मोमेंट आपने देखी, सारी की सारी जो यूथ है वहां पे, वो सारी इस जंग के खिलाफ है, वो सारी इसराइल के खिलाफ है। पूरा अमेरिका ये समझ रहा है कि फर्स्ट अमेरिका की जंग नहीं हो रही, इसराइल फर्स्ट इसराइल की जंग हो रही है। इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन वसाइल लगाए जा रहे हैं। अब पीछे फीफा कप है, बजट है, मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी इम्पीचमेंट की तहकीक है, और साथ ही साथ कांग्रेस ने वहां पे जो उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया। ये मल्टीपल चीजें हैं ट्रंप को जो बांध दिया गया, और ट्रंप चाह रहा है कि इसको फौरी तौर पे रोका जाए और उसको फेस सेविंग इसकी मिल जाए और वो वापसी उसकी हो जाए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि इस जंग के नतीजे में जो ईरान का पूरी दुनिया के सामने एक चेहरा आया, जो उसकी ताकत आई, वो अपनी जगह। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ईरान जुल्फ़िकार ने साहब। जो मिथ तोड़ी है ना, अरसलान खालिद साहब, जो ईरान ने मिथ तोड़ी है कि अमेरिका को हराया नहीं जा सकता, अमेरिका सुपर पावर है, उसका भरम भी खत्म हुआ, उसकी वो मिथ भी टूटी। और दूसरी, इसराइल के बारे में कि इसराइल के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसराइल को फेस नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, ईरान ने वो मिथ भी तोड़ दी। आज ठीक सिचुएशन है, ये बिल्कुल है जुल्फ़िकार कि साहब, पॉइंट आपका आ गया। इजराइल मैं मीडिया देख लें। ठीक, यासिर साहब, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो इस वक्त रोल पाकिस्तान का है उसकी अगर कुछ बात कर लें। अब तक जाहिर है कभी जो एक बिल्कुल बड़ा मिसट्रस्ट, कभी ईरानी नहीं किसी चीज़ पर मान रहा है, कभी अमेरिका नहीं मान रहा है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। ये बड़ा एक मुश्किल टास्क है जो पाकिस्तान ने लिया और जिसको पाकिस्तान अब तक चला रहा है। और अब कहीं ना कहीं आप समझ लें कि ये बड़ा एक ज़रूरी भी हो गया है पाकिस्तान के लिए कि इस मामले को इतना आगे तक पाकिस्तान ले गया है कि अब फाइनली कोई डील ब्रेक भी करवा दे पाकिस्तान, और तारीख़ में अमर भी हो जाए, उसका एक नाम भी आ जाए कि तीसरी जंग अज़ीम को रुकवाने वाला मुल्क पाकिस्तान था। डू यू सी दिस हैपनिंग? लॉजिकल सी रीजन है। देखें, पाकिस्तान को अमेरिका ने जो ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर रखा है वो विदाउट एनी रीजन नहीं रखा। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मैं एग्री करता हूं अपने को पैनलिस्ट से कि जो असल डील है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करवा रहे हैं। इस वक्त वो की है इस पूरे डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान ने सीक्वेंसिंग की है, जो सक्सेसेस की हैं, जितनी डे इन डे आउट जितनी एफर्ट्स की हैं, इस वक्त जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज्यादा जरूरत है बजाय इसके कि इनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत हो, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के अलावा ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दूसरा कोई मुल्क दे ही नहीं सकता। रीजन बड़ी सिंपल है, क्योंकि हमने हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, हमने बड़ा अच्छा बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। जब ये इनिशिएट हुआ था इंटेंशन जाहिर हो गई थी। फिर आप देखें कि हमारे पीछे बीजिंग की बड़ी अच्छी चाइना की बैकिंग है, रशिया भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, गल्फ मोनार्कीज जो है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही हैं। तो अगर तो ये पीस डील होनी है तो ये पाकिस्तान के थ्रू ही होनी है, देयर इज नो अदर वे आउट। ये जो आप कह रहे हैं कि हमें इस चीज का क्रेडिट अल्लाह करे मिल जाए, इंशाल्लाह वो क्रेडिट पाकिस्तान को मिलेगा। और ये जितनी एफर्ट्स पाकिस्तान ने की हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान उसको डिजर्व भी करता है और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को मिलेगा भी। ये जो बात है ना कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, या असल में इस वक्त हो ये रहा है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं कर रही इस वक्त, वो हो जाएगी। और बहुत सारी चीजों पे तो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। रास्ते में दरमियान में आया हुआ है नेतन्याहू, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को रोक रहा है, लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। 40% अभी सर्वे हुआ है अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इसके हक में नहीं है। तो बिल्कुल ये क्लियर है, राइटिंग ऑन द वॉल है, जितनी क्रिटिसिज्म हो रही है, एंड गेम इसकी क्या थी, इसकी लॉजिक क्या थी, ये वॉर क्यों शुरू की गई। 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट थी ये जंग शुरू करने से पहले कि ईरान के ऊपर अटैक ना किया जाए, आपको यहां शिकस्त होगी। ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी चूंकि जो जीविश लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और आप उसके लेफ्ट राइट देखें ना, ये जो कुशनर है और ये जेडी वेंस है या मार्को रूबियो है और बाकियों को आप देखें, ये वही लोग हैं, ये उसी लॉबी के लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे इन्वेस्ट किया और उनको लाए और उनको इस ट्रैप में फंसाया। अब इस ट्रैप ये इतना देखें, ये जो वॉर होती है ना ये हमेशा मिसकैलकुलेशंस पे बेस करती है, और अगर थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन हुई और एस्केलेशन लेटर हुआ, अमेरिका इस जंग में बजाय निकलने के मजीद जो है वो फंस जाएगा। ये खतरा हर वक्त रहता है, ये हम नहीं कह सकते कि डील हो जाएगी और जंग खत्म हो जाएगी। मेरी असेसमेंट ये है इवन अगर डील हो भी जाए, जो अमेरिका का एक टारगेट था या इसराइल का वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और वो ये है कि इस मिडिल ईस्ट के वेस्ट एशिया के रीजन को डिस्टेबलाइज करना है। ये डील अगर हो भी गई तो ये जंगें चलती रहेंगी इस रीजन। मैं शराज साहब जानना ये चाहूँगा, एक आम ख्याल बहुत सारे लोग ये पेश करते हैं कि अब ये जंग आज ख़त्म हो जाए, कल मुआहिदा हो जाए, उसके बाद अमली तौर पर 1 महीने मुज़ाकरात हों, चीज़ें तय पाएँ, जंग ख़त्म हो गई मान लिया, उसके बाद भी ये दुनिया ख़ास तौर पर ये ख़ित्ता वैसा नहीं रहेगा या वैसा नहीं हो पाएगा जैसा माजी में था, पावर सेंटर्स तब्दील होंगे। बहुत सारे लोगों का इस पर जो तबसरे और तज्ज़िये हैं वो देखे जाएं, या आर्टिकल जो बाहर कहीं पाकिस्तान में पब्लिश होते हैं वो बात कर रहे हैं कि अब दुनिया ने तब्दील होना है, दुनिया ने अब यूनिपोलर नहीं रहना, इसको मल्टीपोलर हो जाना है, और इस मल्टीपोलर में मुख्तलिफ पावर हब्स बन जाएंगे, और एक जो पूरा शिफ्ट है वो शिफ्ट चाहे मोस्ट प्रॉब्ली होके चाइना की तरफ आ जाएगा। अब यूएसए इज़ गोइंग टू बी हिस्ट्री इन अ वे, आप इत्तेफाक करते हैं तमाम तज्जियों से? यूएसए का डाउनफॉल तो स्टार्ट हो गया है अरसलान साहब, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये तो उनके अपने डाटा, अपनी इकोनॉमी बता रही है कि वहां पे इस वक्त इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, और यूएस किस तरह से सारी की सारी सिचुएशन को डील करने की कोशिश कर रहा है। हमें ये रियलाइज करना है कि सारी जंग और इससे पहले जितनी भी जंगें खलीजी ममालिक में यूएस ने स्टार्ट कराई, चाहे रेवोल्यूशन के नाम पे या चाहे डायरेक्ट अटैक्स करके, उन सारों की वजूहात पेट्रो डॉलर था। और अब पेट्रो डॉलर पे चूंकि सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही, सिवाय सऊदी अरब की चीजें उस तरह से उस पर नहीं चल रही, तो कहीं ना कहीं वो यूएस को अपने जो बजट लॉसेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और डॉलर छापना पड़ेगा। और अगर मार्केट में पेट्रोल डॉलर ना चला, पेट्रोल के केस में डॉलर ना मिला, तो इनकी इकोनॉमी और खराब होगी। मैं वापिस एक और चीज के ऊपर आता हूँ, और आपको ये सारी दुनिया ने देखा और हमने देखा कि हाउ द चाइनीज प्रेसिडेंट he was receiving President Trump and how he was receiving President Putin। वो दोनों चीजें सारों के सामने खुल के सामने आई कि क्या है।
फिर डिस्पाइट व्हाटएवर द थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत ज्यादा रिपोर्टें लगी कि चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, रशिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मगर क्या कोई किसने क्या उसका कुछ कर सके? कुछ भी ना कर सके। और सबसे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को सदमा हुआ वो नेटो का सदमा हुआ, जहां पे नेटो स्टेट अवे रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ देम, इंग्लैंड स्टेट अवे रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ देम। यानी वो ममालिक जो इनके सफे अव्वल के हामी थे, सफे अव्वल के इनके साथ शामिल थे हर जंग में, हर मुहाज पे, उन्होंने कैटेगोरिकली इनको डिनाई कर दिया और इनकी कहीं पे भी मदद नहीं की। और अब प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार उन्हीं उनसे गिले शिकवे करते नजर आते हैं। तो इस जंग में हमने ये देखा कि इसराइल के इमाम पे अमेरिका ने जो स्टार्ट किया, अब इसराइल के ऊपर भी वो एलिगेशन नहीं आ रहे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इसराइल ये जंग नहीं हारा, ये जंग अमेरिका हारा। और एग्जैक्टली मैं फिर दोबारा इनकी इस बात से एग्री करता हूं कि सारे सिनेरियो में ना सिर्फ अमेरिका ने जंग हारी, बल्कि अपने जो मेन अलायंस थे, जिन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अब अमेरिका की औकात और अहमियत इस खित्ते में पहले जैसी नहीं रहेगी, वो भी आहिस्ते आहिस्ते पीछे होते जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये जंग खत्म होगी, जो डेफिनेटली आने वाले दिन में होगी, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि सारा का सारा इंटरनेशनल सिनेरियो, रीजनल सिनेरियो चेंज होगा। इंडिया को हराने के बाद, इंडिया को खाक चटाने के बाद सारी दुनिया ने हमारी वर्थ देखी कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे थे, और उसी वर्थ की वजह से अमेरिका ने हमें सालिस के तौर पे तस्लीम किया, ईरान ने हमें सालिस के तौर पे तस्लीम किया, और आज भी ये सिर्फ हम ही हैं जो उनके दरमियान में निगोसिएशन का आखिरी राउंड भी चलाने में कामयाब होने में कोशिश कर रहे हैं। सो यस, देयर इज अ फैक्ट कि जिस तरह इंडिया को हराने के बाद पूरी दुनिया में और रीजन में हमारी पोजीशन चेंज हो गई थी, इसी तरह अमेरिका का ये जंग लूज करने के बाद और मुआहदा करने के बाद अमेरिका की पोजीशन वीक होगी, इस रीजन में वीक होगी, इंटरनेशनली वीक होगी, और ये चाइना और रशिया कंपैरेटिवली अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन करते हुए बेहतर स्ट्रेटेजिकल पोजीशन में जाएंगे, और ईरान इसका एक बेनिफिशियरी होगा। ईरान इसका बेनिफिशरी होगा। जुल्फ़िकार राज साहब, योर टेक ऑन दिस, अब क्या नेक्स्ट सुपर पावर की तरफ देखने का वक्त है, और वो टाइटल जो अब एक अरसे तक अमेरिका ने अपने पास रखा है उसको दे देने का वक्त आ गया है, या वो चला जाएगा अमेरिका के पास? मेरा ख्याल है इरसलान खालिद साहब, ये एक गोरबाचोव साबित होंगे अमेरिका के लिए ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब की अपनी एक किताब है, उसकी 20 किताबें बाय द वे, उसमें एक किताब है द आर्ट ऑफ डील, जो सबसे बेस्ट सेलर उसकी किताब है। उसको आप स्टडी कर लें और आपको उसकी मेंटेलिटी की समझ आ जाएगी। ओवरऑल आपने देख ही लिया कि वो किस कमाश का आदमी है। उसने इस पूरी जंग के सारे मामले में उसने कारोबार भी किया, उसने $1 बिलियन भी बनाए, उसके कंसोर्शियम ने भी बनाए, उसने इसको एक जुए के तौर पे भी इस्तेमाल किया, उसने इसकी कई कई तरह से इस जंग को प्ले करने की कोशिश की। लेकिन बुनियादी तौर पे उस हर जंग के कुछ अहदाफ होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं। अगर वो पूरे ना हों तो जंग हार दी जाती है। पूरे हो जाए 50% भी हों तो उसका समझ आती है। लेकिन अभी मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि जो वो अपने मकासद हासिल कर गया है, कि वो डिस्टेबलाइज कर गया है मिडल ईस्ट को। मेरा नहीं ख्याल कि कभी उसके पेश नज़र डिस्टेबलाइज करना था। अब देखें अमेरिका ने क्या किया। ईरान में रजीम चेंज करनी थी, नहीं हुई। वहाँ पे ज़मीनी फौज उतारनी थी, नहीं हुई। एटमी प्रोग्राम उनका उसी जगह खड़ा है, उस पर आज भी बात हो रही है कि आप इसको छोड़ दें। कोई एक हदफ ऐसा नहीं जो वो पूरा कर सका हो। अच्छा, नतीजा क्या निकला कि उसका एक भरम खत्म हो गया। बदमाश का एक भरम ही होता है ना कि अमेरिका को आज तक जो कुछ मिला है वो जंगों के नतीजे में ही मिला। तो वो पूरी दुनिया में आपको पता है कि जिस तरह बदमाशी करता है, उसकी टेक्नोलॉजी का भरम खत्म हुआ, उसकी सुपर पावर का टाइटल खत्म हुआ। जो आप बेसिक सवाल कर रहे हैं, वो चाइना की तरफ चला गया। उसकी उसकी डायनामिक्स चेंज होगी कि सुपर पावर अब असले की बेस पे नहीं होगा, वो मईशत की बेस पे होगा, और चाइना उसको लीड कर रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर है, उसको $1 बिलियन जा रहे थे। पेट्रो डॉलर का बेस उसकी मिडल ईस्ट थी, वो खत्म हो गई। वो सारी मिडल ईस्ट के लोग सारे पीछे हट गए। $बिलियंस $1 ट्रिलियन उनके पड़े हुए अमेरिका और यूके में, वो सारे के सारे वापस मांग रहे हैं। रिटर्न उन्होंने भेज दिया कि हमें वापस करो। और वो तासर पहली दफा क्या हुआ कि पेट्रो डॉलर की बेस के ऊपर आपने उनको सिक्योरिटी दी हुई थी, स्ट्रेटेजिक आपके एग्रीमेंट्स थे। सारे मिडल ईस्ट के ममालिक पीछे हट गए। उन्होंने कहा भाईजान तुसी अपनी हिफाजत कर नहीं सकते, साड़ी तुसी की करनी है। तो वो वहां पे भी उसकी जलालत हुई। $33 बिलियन का नुकसान हो चुका। नेटो दूर हो गया, यूके चला गया। तमाम जो उसके अलाइज थे एक एक करके उन्होंने उसको आंखें दिखाना शुरू कर दी। आप मुझे बताएं कि इसमें सारी कहानी में क्या उसको हासिल क्या हुआ। और इस जंग का जो क्रक्स है, मैं अगर इसका 2-3 लाइनों में इसका तर्जुमा करूं
तो मुझे ये लगता है कि ये जंग जो हुई है, ये जंग तो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है, इसमें चित्रौल बहुत ज़्यादा इसराइल की हुई है, बेड़ा गर्क दुबई का हो गया है, जलील भारत हो गया है, और जंग जीता इसराइल और रशिया है। और इसमें अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए निकली है कि अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को कहीं से कहीं खड़ा कर दिया। जंगें अच्छी नहीं होती, लेकिन आप अगर डिप्लोमेटिकली सही प्ले करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। और ईरान के लिए इज्जत इस सारी कहानी में ये निकली कि वो इस सुरखरू हुआ। ईरान ने, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्ट करना था, ईरान अटैक नहीं कर रहा था, ईरान के ऊपर वो अटैक करने आया हजारों मील चल के, तो ईरान ने आगे से रेजिस्ट करना था। और जिस जिस कौम ने हमेशा रेजिस्ट किया और जिसमें रेजिस्टेंस होती है वो हारा नहीं करती। आप वियतनाम को ले लें, 33 लाख वियतनामी राइट। हलाक हुए थे उस्मान खालिद साहब, लेकिन जंग वियतनाम जीता था। 58,000 अमेरिकन हलाक हुए थे, और एंड पे ये था, आखिर में उनको हेलीकॉप्टर वहां लैंड करने की जगह नहीं मिली थी, और वो वियतनामी जीत गए जुल्फकार थे। साहब, जो आपका लोग पॉइंट आ अपनी गया, मर्जी मेरे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इरशान खालिद को इजाज़त दीजिए।